नहीं देते हैं। वैसे ये प्रश्न उठ गए थे सार्वजनिक रूप से करीब 48 घंटे से, लेकिन अगर आप आज माननीय गृह मंत्री और अध्यक्ष एनआईए नहीं देते हैं तो आपको उन पदों पे बैठने का बिल्कुल शून्य अधिकार है और इस्तीफा तुरंत होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर रियासती जमीयत उलमा हाफिज शब्बीर अहमद साबिक एमएलसी ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर अपने गहरे दुख और सदमे का इज़हार किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो फ़िरक़े वाराना मांगी बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि मसाजिद और दरगाहों को तक निशाना बनाया गया, जो कि शर्मनाक बात है। शब्बीर अहमद ने बताया कि मरकजी जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद मदनी ने दिल्ली के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और दवाखानों में जख्मियों की इयादत भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोनों सूबे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम मुसलमानों से और जो गरीब लोग हैं दलित वगैरह से, दलितों से सबसे मैं मुतालिबा करता हूँ कि 22 जनवरी को जमीयत उलमा हिंद ने एक जो है ना गोल मेज कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बड़े बड़े लोग थे, रिटायर IAS ऑफिसर थे, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के वकला थे और सबसे बड़ी बात है मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर मौजूद थे और दलित के भी तकरीबन कायदीन थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के और पूरे दूसरे जो है ना सूबों से भी तमाम लोग थे। अक्सरियत जो थी वो जो है ना हिंदू हजरात की थी और दलितों की थी। उन्होंने एक जो है ना तमाम एक बिल पास किया कि दहली एलानिया के नाम पे कि हम जो है NPR को रिजेक्ट करते हैं, NPR को रिजेक्ट करते हैं और हम सब लोगों से अपील करते हैं कि जब भी अगर हमारे घर पे वो लोग आए, शाइस्तगी के साथ, हमदर्दी के साथ ये जवाब दे दें कि हम कुछ नहीं आपको बताना नहीं चाहते, ना हम पेपर देना चाहते, ना कुछ नहीं बताना चाहते, तो उनको समझा के भिजा दें। कोई गैर गलत बातें ना कहे उनके पास। जो ऑफिसर आता है उनको समझा के हम कोई चीज़ नहीं बताने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर वो लोग ये पूछें कि भाई आपके पास वो है या ये है तो ये भी जवाब ना दें। और ख़ुसूसन में ख़वातीन जो हमारे माँ बहनें हैं, क्योंकि मर्द हजरात वहाँ नहीं रहते हैं, तो वो लोग क्या करते, माँ हमारे ख़वातीन को जो है ना पूछने की कोशिश करते और वो लोग समझ नहीं पाते, हमारी माँ बहनें, तो तमाम चीज़ें बता देते हैं, टेलीफ़ोन नंबर दे देते या सारी चीज़ें देते। मैं ख़ुसूसन हमारी माँ बहनें जो घरों में रहती हैं, क्योंकि मर्द हजरात बाहर चले जाते हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग आए तो कहें हमारे पास अब इस वक्त बड़े आदमी नहीं है। जब कोई मर्द हमारे पास आए तो आकर हमसे बात करें। हम कोई चीज़ उन्होंने अगर टेलीफ़ोन नंबर मांगे तो वो टेलीफ़ोन नंबर भी ना दें, कुछ ना दें, खाली ये कहे कि भाई बड़े लोग आएंगे, हमारे मर्द हजरात आएंगे, वो जो है ना उसको आप जवाब दें। इसलिए मैं तकरीबन आंध्रा रायलसीमा का दौरा करके आया हूँ 3-4 दिन से। वहाँ तमाम मैंने यही अपील की। अभी सूर्यापेट में भी मैंने अपील की, हाथ उठा के सब लोगों से जो है ना कस्मियाँ कहा कि हम जो है कागजात नहीं बताएंगे, NPR की जो है ना रिजेक्ट कर देंगे। एक और दूसरी अहम बात है, इस वक्त जो दिल्ली के अंदर जो 2 दिन पहले जो हालात बिगड़े हैं और हालात जो वहाँ तबाह बर्बाद करे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना अमेरिका का जो ना प्रेसिडेंट आ गया, उसी वक्त जो है ना वो फसादात शुरू करे और वहाँ जो फसादात हुए हैं तकरीबन अब तक 38 जो है लोग जो है ना उसमें शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, कत्ल हुआ है। तो ये कौन करे? जब आप जो है ना वज़ीर दाखिला वहीं है मौजूद और हुकूमत हिंद वहीं मौजूद, पुलिस उनके कंट्रोल में है, उसके बावजूद भी इस तरह करना और मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडा जो है ना लगाना और मस्जिदों को जलाना, घरों को जलाना, ये तबाही क्यों करना चाहते? क्या आप जो है 2002 का जो है गुजरात के फसाद का यही मॉडल है आपका? ये बार बार कहते हैं हम गुजरात का मॉडल लाएंगे, तो आपने 2002 में वही हरकत की,
और फिर इधर गुजरात के अंदर दिल्ली कैपिटल के अंदर दिल्ली में भी ये हरकत की। हम ये जो ना हुकूमत हिंद से अपील करते हैं, ये जो शहीद हुए हैं लोग, उनको आप जो है सिख जो फसादात हो जो वो भी बहुत बड़ा गलत हुआ था 1984 में, तो हम ये चाहते हैं कि उसी तरह उनका मुआवजा दें और उनको उस तरीके से उनके घरों को जो है ना बनाए और वही मुआवजा दें और उनको जो है ना जो उनके घरों के लिए, और जो बच्चे जो है ना उनके लोग मौजूद हैं जो शहीद हो गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, उनके हर घर में एक एक नौकरी भी दे। ये हमारी अपील है और आइंदा से इस तरह से हरकत ना करें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है और ये मुल्क में ही रहेंगे हम, ये मुल्क को छोड़ने के जाने वाले नहीं। आप जितना चाहे हमसे कहते रहिए, लेकिन ये मुल्क हमारा है, हमारा ही रहेगा और हम ही इसमें रहेंगे। यही मेरी अपील है। और तीसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह जो है 21 मई को 2 बड़े जलसे हो रहे हैं। एक जो है जलसा हो रहा है गुंटूर के अंदर, 21 मार्च को जो है यानी इतवार के दिन, परसों इतवार के दिन गुंटूर में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। और उसके अंदर तकरीबन हमें उम्मीद है कि वो लोग तो दलित तो कहे हम 10,000 लाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है 5,000 तो आएंगे, 5,000 दलित आएंगे और हमारे उलमा मौजूद रहेंगे और दूसरे लोग भी मौजूद रहेंगे। और उसमें दलित कायदीन खिताब करेंगे, उलमा खिताब करेंगे और शहर से जो है असदुद्दीन अवैसी साहब को भी हमने दावत दी है वहाँ के लोगों ने, और वो भी जाएंगे, वो भी करेंगे। इस तरह वो एक बहुत बड़ा जलसा हम जो है दलित और मुस्लिम का जो है मिला के हम कर रहे हैं। और उसी तारीख को 21 मार्च को काकीनाड़े में भी बहुत बड़ा जलसा हो रहा, वो सिर्फ दलितों का हो रहा, उसमें सिर्फ दलितों का हो रहा। उसमें साबिर जो है ना जनरल सेक्रेटरी है वो जा रहे हैं और उलमा भी जा रहे हैं जो उनको बुलाया गया है। तो ये चीज़ जो है ना तमाम चीज़ें जो है हम इस तरह हम दलित और मुसलमान को मिला के हर जगह कर रहे हैं हम लोग। और 10 जो है ना मार्च के बाद 10 मार्च से हम कंटिन्यू पूरे आंध्रा में, रायलसीमा में, तेलंगाना में दलितों को लेके हम बड़े जलसे हर जगह कर रहे हैं। तेलंगाना में भी कर रहे हैं, आंध्रा में भी कर रहे हैं और रायलसीमा भी कर रहे हैं। और सारी तारीखें हमारी फिक्स हो चुकी हैं। 10 से लेके 25 जो है ना मार्च तक हम हर जगह जाके जो ना हिंदू जो दलितों के साथ और जो है ना जो सेकुलर हिंदू है उनको भी साथ लेके हम काम कर रहे हैं। और जो है ना इसीलिए जब तक के वो लोग काम हम इन लोगों को नहीं बताएंगे तो जो है ना वो लोग भी हमारे साथ। अब पता चल रहा 1 महीने से साबिर जो है ना जनरल सेक्रेटरी 1 महीने से दलितों को लेके गांव-गांव, मंडल फिर रहा और उनको समझा रहा दलितों को कि भाई हालात क्या है। तो वो लोगों को समझ में आ रहा, पाप बेचारों को मालूम नहीं था, लेकिन अब वो सारे लोग दलित उठ रहे हैं काम करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि हम ये तहरीक आगे बढ़ाएंगे और हुकूमत हिंद को झुकाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हमें मंजूर नहीं है, हमें वही मंजूर है जो 2010 का जो मरदमशुमारी था उसी नहज पे करेंगे। नारायणपेट की जिला कलेक्टर हरिचंदना ने पट्टनम प्रगति प्रोग्राम के तहत मक्तल टाउन के वार्ड 3, 4 और 7 का दौरा किया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल की यकसुई करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। रुकन असम्बली सी राम मोहन रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर पवानी और वार्ड मेंबर्स मणिपाल रेड्डी, सूर्य नारायण और दूसरे भी उनके हमरा थे। चालीबंडे के कॉर्पोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर ने आज हिम्मतपुरा था फतेह दरवाजा रोड सड़कों की तोसी के काम का मायना किया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले ताकि लोगों को इस रोड से गुजरने में कोई तकलीफ ना हो। जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट भी इस दौरे में उनके हमरा थे। आज शालीबंडा का कॉर्पोरेटर साहब और वार्ड मेंबर्स और हमारा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सारे असिस्टेंट इंजीनियर्स और टाउन प्लानिंग का सारे ऑफिसर्स और इलेक्ट्रिक का डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब यहाँ आया और यहाँ एक एक करके पूरा चेक्स हम हेड ऑफिस में बैठ के कॉर्पोरेटर साहब और सब मिलके चेक्स मैक्सिमम सब लोगों को दिलाया। जो नई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया उसका एक मीटिंग रख के उससे भी डॉक्यूमेंट्स लेंगे। और जहाँ रोड जहाँ हम घर ऑलरेडी तोड़ दिया उसका रोड डालेंगे और जिसको चेक्स हो गए वो मंडे से शुरू करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म के मुताबिक बालगा होटल हिम्मतपुरा से फतेह दरवाज़ा गांधी के पुतले तक मैं मेरे साथ जोनल कमिश्नर और प्रोजेक्ट के जो है ना ऑफिसर डी इलेक्ट्रिकल्स और कई महकमे के लोग हमारे दौरे में शामिल है।
हमारा जो है ना मकसद ये है दौरे का कि ये रोड वाइंडिंग के जो काम है मुसलसिल हम 2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेंडिंग पड़ते जा रहा है काम। कई लोग प्रॉपर्टी कम 200 प्रॉपर्टीज़ में 190 प्रॉपर्टीज़ लोग हमको डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, उसमें से 170 के चेक्स के दे चुके हैं, 20 प्रॉपर्टीज़ के चेक इशू करना बाकी है। मैं जोनल कमिश्नर साहब से मुतालबा करता हूं कि आपकी खुसूसी दिलचस्पी, अगर आपकी इसमें खुसूसी दिलचस्पी है, एक अच्छे ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं साउथ जोन के, फिलवक्त जोनल कमिश्नर साउथ जोन है। मैं आपसे आपको दौरा कराने का मेरा मकसद ये है, यहाँ की तकालीफ देखिए आप। रमज़ान से कबल हमारी अपील है कि जो ना रमज़ान से कबल हमारे सारे काम मुकम्मल हो रोड वाइंडिंग के, और इलेक्ट्रिकल डी साहब से डी साहब भी हमारे साथ है, उन्होंने भी तयख़ुन दिए कि सारे पोल जो है ना रोड से बीच में जो है वो हट जाएंगे, इलेक्ट्रिकल का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। और जोनल साहब प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स को बुलाए हैं, वो रोड भी जो है ना इंशाल्लाह जल्द से जल्द, जैसा लाइट का काम मुकम्मल होते ही रोड भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द डालेंगे। मैं जो डॉक्यूमेंट जिसके बाकी हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएँ, ताकि जो है ना ये फतेह दरवाजे से हिम्मतपुर पूरे तक रोड मुकम्मल हो और लोगों को हज़ारों लाखों लोगों का सुबह से शाम तक यहाँ से गुज़र होता है। काफ़ी दुश्वारियाँ हो रहे हैं, ख़ास तौर रमज़ान शरीफ में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मैं ऑफिसर से फिर एक बार पुरज़ोर अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये काम में दिलचस्पी लेके ये काम को 1 महीने में मुकम्मल करें, ताकि रमज़ान से पहले काम मुकम्मल हो जाए। शुक्रिया। कितने फीट की रोड होंगी आइंदा? आप सीए और एनआरसी के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा सैदाबाद चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने दिल्ली के वाक़यात की भी मजम्मत की, जहां अब तक 38 अफराद हलाक हो गए हैं। मुजाहरीन ने कहा कि मरकज की हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। हंगामों के लिए अशरार को उकसाने के जिम्मेदार कपिल शर्मा, साबिक़ एमएलसी और दूसरों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि हंगामा करने वालों को बीजेपी की ताईद हासिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मजलिस के 3 कायदीन के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस को हिदायत दी है। हिंदू सेना की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस DN पाटिल की ज़ेर क़यादत बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वो मजलिस के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी, कायद मजलिस मखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी और साबिक़ रुकन असम्बली वारिस पठान के खिलाफ FIR जारी करे। दरख्वास्त गुजार ने बताया था कि इन तीनों की तकरार की वजह से दिल्ली का माहौल ख़राब हुआ है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जहीराबाद में जारी जंजीरी भूख हड़ताल आज 33वें दिन में दाखिल हो गई। इस एहतजाज से भूख हड़ताली कैंप पर इज़हार यकानगत के लिए रोजाना सैकड़ों अफराद जो समाज के मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी करते हैं आ रहे हैं। आज भूख हड़ताल करने वालों में राजू, उमर एजाज, गुलाम रसूल पाशा, अब्दुल सत्तार, साजिद खान, मोहिउद्दीन, खालिद और सैयद जावेद शामिल थे। जबकि कैंप पर पहुंचकर उनकी तायद करने वालों में सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन अब्दुल खादर फैसल, सदर प्रेस क्लब सदाशिवपेट कमर हाजी, सदर सदाशिवपेट एजुकेशन सोसाइटी अब्दुल राफे अल्तमश और खिदमत बैंक के अशफाक पटेल शामिल थे। यहाँ पर हमारे आने का मकसद तकरीर करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो 39 दिन से एहतजाज हो रहा है, जंजीरी भूख हड़ताल मुनक़िद हो रही है। आप एक सियाह कानून के खिलाफ जो अपनी मिली हमियत और शऊर बेदारी का जो मुजाहरा कर रहे हैं, तहरीक को जो मुनज़्ज़म कर रहे हैं, उससे और आपके जज्बात से हमको जोड़ना है, आपके साथ शरीक होना है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। CAA, NPR, NRC के ताल्लुक से आप लोग बखूबी वाकिफ़ है, इसके ऊपर लंबी तकारीर करना बेमकसद है, क्योंकि इस ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है। मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि मरकज़ी हुकूमत का की जानिब से जो CAA
कानून नाफिज किया जा रहा है, ये दस्तूर की रूह के खिलाफ है। चूँकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर हर मजहब और हर मजहब के मानने वाले को यकसा आज़ादी हासिल है। इसलिए दस्तूर में भी किसी मजहब का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ जहाँ कहीं भी जिक्र हुआ तो अक़लियतों का हुआ, अक़लियती मज़ाहिब का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन CAA में अक़लियती मज़ाहिब का जिक्र किया गया है जो दस्तूर के मुग़ायर है। चुनांचे हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दस्तूर के ख़िलाफ़ जो कोई भी कानून बना है इसको फौरी वापस लिया जाए, और साथ ही साथ हम तेलंगाना हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो NPR पर रोक लगाएं, या फिर NPR को जिस तरह से 2010 में किया गया था उसी खुतूत पर यहाँ पर किया जाए, जिस तरह से जो है बिहार असेंबली में करारदाद मंजूर की गई है, ताकि यहाँ के शहरियों को बेवजह परेशान न होना पड़े और हज़ारों साल से यहाँ पर रहने वाले शहरियों को बेवजह कतारों में खड़ा करके उनकी शहरियत पूछी ना जाए। हुकूमत तेलंगाना से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस मसले को संजीदगी से रियासती सतह पर हुकूमती इक़दाम के ज़रिए हल करेगी। और मैं ज़ैनाबाद के अवाम बिलखुसूस जॉइंट एक्शन कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस कानून के खिलाफ गुज़िश्ता 39 दिन से बहुत ही पुरअमन अंदाज में एक तहरीक को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ, तवक्को रखता हूँ कि ये तहरीक और आगे बढ़ेगी और हुकूमत CAA NRC को वापस लेने के ऐलान करने तक ये एहतजाज जारी रहेगा, और आपके एहतजाज में हम भी आपके शान बाना शामिल रहेंगे। शुक्रिया बेहद। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान अभिषेक सिंघवी ने पुलवामा वाक़े के मुल्ज़िम यूसुफ चौपान को जमानत मिलने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और इसमें NIA नाकाम हो गई है। पुलवामा वाक़े में 40 CRP के जवान हलाक हो गए थे। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यूसुफ चौपान का ताल्लुक जैसे मोहम्मद से था और उसे उसके 6 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, तो फिर NIA उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करी। उन्होंने इस मसले पर वज़ीर दाखिला से इस्तीफे का मुतालबा किया। मैं सीधी मांग कर रहा हूं इस पोडियम से AICC के अधिकृत कि माननीय गृह मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य है। माननीय NIA के जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, उनका इस्तीफा अनिवार्य है। वैसे तो स्थिति दयनीय पहले से ही है दिल्ली के आधार पे, और उनके इस्तीफे की मांग हो चुकी है, लेकिन अब एक बहुत अहम मुद्दा सामने आया है जिसके बारे में पूरे तथ्य हमारे पास नहीं थे कल शाम को, और वो है किस प्रकार से जैश-ए मोहम्मद के संबंधित मेंबरान आतंकवादी छूट रहे हैं और किस प्रकार के फर्जी दावे और झूठे बरगलाने वाले संदेश आपको और हमको भेजे जा रहे हैं। तो मैं बात अपनी उससे शुरू करता हूं और मैं सीधा ये मांग करते हुए कहता हूं कि अगर आप हमारे इन 15-20 प्रश्नों का, और बहुत संक्षेप में कह रहा हूं मैं, उत्तर तुरंत नहीं देते हैं। वैसे ये प्रश्न उठ गए थे सार्वजनिक रूप से करीब 48 घंटे से, लेकिन अगर आप आज माननीय गृह मंत्री और अध्यक्ष NIA नहीं देते हैं तो आपको उन पदों पे बैठने का बिल्कुल शून्य अधिकार है और इस्तीफा तुरंत होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1, चौपान नाम
का जो व्यक्ति है, क्या वो मेंबर है जैश ए मोहम्मद का? चौपान है नाम उसका, पूरा नाम है यूसुफ चौपान, CHOPAN। इसका उत्तर भी देता रहा हूं मैं आपको। एडमिटेडली हां, सब मानते हैं कि वो JEM का मेंबर है, लेकिन मैं प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं उत्तर आने वाला नहीं है। नंबर 2, क्या JEM जिसको आप कहते हैं जैश ए मोहम्मद, संसद में हमारे अगेंस्ट जो आक्रमण हुआ था, पुलवामा में हुआ था और सैकड़ों ऐसी और वारदातें हुई थी, क्या उसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं? आपका क्या स्टैंड है? क्या आप समझ सकते हैं कि सरकार कहेगी कि जैश ए मोहम्मद पुलवामा या संसद के लिए जिम्मेवार नहीं है? नंबर 3, 1 वर्ष बाद, पुलवामा को लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है, आपने पुलवामा के एडमिटेड मेंबरान यूसुफ चौपान के विरुद्ध चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? मेरा एडमिटेड शब्द को अंडरलाइन कर लें प्लीज। अगर आपको पुलवामा जैसे जैश ए मोहम्मद के मेंबरान के विषय में 12 महीने से ज्यादा लगते हैं, तो आप इस देश में शासन करने का अधिकार रखते हैं? इतने यंत्र तंत्र, और हमें कृपया तुरंत कारण दें, 1 साल से क्यों नहीं हुई चार्जशीट फाइल? 1 साल से। उसमें अंतर्निहित है वो पीरियड कानून का जिसके अंतर्गत आपको मैंडेटरी अनिवार्य रूप से फाइल करनी पड़ती है, नहीं तो इनको अपने आप बेल मिल जाती है बिना मांगे, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बेल। मुझको अगर मैं अभियुक्त हूं ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। पुलवामा जैश ए मोहम्मद के मेंबरान के विषय में आपने स्टैट्यूटरी बेल तक दिलवा दी इसको। नंबर 4, और उसके कारण चाहिए हमें तुरंत। नंबर 4, क्या आप पुलवामा को भारत के विरुद्ध, संसद को और पुलवामा को देश का सबसे राष्ट्र विरोधी क्राइम, फौजदारी मुकदमा मानते हैं कि नहीं, या इसमें भी कोई संदेह है? इन सब के उत्तर आपको मैं दिए जा रहा हूं साथ साथ, कई के उत्तर स्वाभाविक हैं, ऑब्वियस हैं। 5वां, क्या सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार या PIB ने कल कोई दस्तावेज इशू किया था कि नहीं? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुने। इसके उत्तर 2 हो सकते हैं, हां या ना, कोई तीसरा उत्तर संभव नहीं है। अगर आपने किया था तो उसमें किसी का हस्ताक्षर क्यों नहीं है, किसी का नाम क्यों नहीं है, किसी का पद क्यों नहीं है, वाटर मार्क क्यों नहीं है, लेटर हेड का ऊपर का चिन्ह क्यों नहीं है? अजीबोगरीब बात है, आपके पास है, मेरे पास है, इनके पास है, इक्का दुक्का के पास नहीं, तो मैं भिजवा देता हूं अभी आपको। एक ऐसे दस्तावेज में जिसमें चिन्ह नहीं है ऊपर, इसको हम लेटर हेड कहते हैं, पद का नाम नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, और व्यक्ति क्या पद को पे आसीन है वो नहीं है, उस पे आप पुलवामा और चौपान जैसे बड़ी बड़ी बातों का एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, विवरण कर रहे हैं। ये मैंने वो उत्तर दिया कि अगर आप हां जवाब देते हैं तो। अगर आप ना कहते हैं तो आज 48 घंटे से आप इस विषय में चुप क्यों हैं? अगर आप ना कहते हैं तो क्या ये एक और आपके झूठे विश्वविद्यालय की मानद PhD डिग्री है, फेक यूनिवर्सिटी की एक और फेक न्यूज बरगलाने और विकृत करने का प्रयत्न एक नया तौर तरीका है जो पहले हमने कई बार देख चुके हैं। एक बार कुछ भी निकाल दो, फैला दो, बाद में देखी जाएगी। ऐसे मुद्दे पे जिसमें जैश इन्वॉल्व है, पुलवामा है, भारत है, अक्षुण्णता है, राष्ट्रीय सुरक्षा है। नंबर 8 मेरा प्रश्न, आपने जो इस दस्तावेज में, जिसमें आप या तो हां कह सकते हैं या ना कह सकते हैं, कोट कर रहा हूं मैं, कोट कर रहा हूं, कहा है चौपान वॉज नॉट चार्जशीटेड ड्यू टू इनएडिक्वेट एविडेंस, अनकोट। यूसुफ चौपान वॉज नॉट चार्जशीटेड ड्यू टू इनएडिक्वेट एविडेंस, अनकोट। तो अगर आपने ये दस्तावेज इशू किया है और सत्य है ये, तो आपका ये कहना है कि जैश ए मोहम्मद का जो एक एडमिटेड मेंबरान है उसके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं है आपके पास? जैश ए मोहम्मद को आप मानते हैं, चौपान उसका मेंबरान है ये मानते हैं, इन दो को आप जोड़ लीजिए, पुलवामा को भूल जाइए।
लेकिन जैश ए मोहम्मद का अगर मैं मेंबर हूं और आप ये लिख रहे हैं कि चौपान वॉज नॉट चार्जशीटेड ड्यू टू इनएडिक्वेट एविडेंस, तो ये किस प्रकार का जैश ए मोहम्मद के लिए आप क्लीन चिट दे रहे हैं? ये कौन सी राष्ट्रवाद बोलने वाली क्लीन चिट देने वाली सरकार है? ये कौन से दोगली आवाज में बोलने वाले, कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क रखने वाले गृह मंत्री हैं, एनआईए चीफ हैं, जो अपने पद से चिपक? कौन है? याचक हैं पूर्व एडवोकेट जनरल। वेरी अनफेयर, आई एम वेरी सॉरी टू से, वेरी अनफेयर। याचक हैं पूर्व एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश, माननीय शिवराज सिंह चौहान के पूर्व एडवोकेट जनरल के ऑफिस। इसलिए मैं प्रश्न पूछने वाला हूं अपने जवाब में, जब हम उच्च न्यायालय जाएंगे, कि शुरुआत में ऑटोमेटिकली इसमें नोटिस ही जारी कैसे हुआ? ये सब, these are all important questions. We will give an extremely strong, befitting, comprehensive and straightforward reply. But let me tell you that the whole world is receiving FIRs, but the whole world does not include the great and only Mr. Kapil Mishra. The whole world excludes the great and only Mr. Anurag Thakur, Mr. Pravesh Verma. Not even an FIR now after months. And of course after years, not an FIR against Giriraj Singh, against Chinmayanand, against Sangeet Som of UP. Surely their speeches were very mild compared to the hate and venom spewed out by Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. By the way, we have not seen which speech has so much hate and venom that it deserves an FIR, but these great gentlemen's speeches, which we have all seen on TV, don't deserve an FIR. We have not seen the content. And 39 people are dead in this capital city of Delhi, where you and I are sitting, and there is not a single FIR against leaders of the opposition or political parties in opposition to the ruling party. 39 people. The EC has not taken notice. The National Human Rights Commission has not taken notice. Agencies are sleeping. But when the division bench of Delhi High Court yesterday asks a question, a judge is transferred under a remarkable order which I have at least not seen in my experience, which is not very short. The order, quote unquote, says, shall, quote unquote, shall assume charge of his office. I would, with the greatest of respect but with equal firmness, caution the courts that they have to follow their own rules. Their own rules for PILs are to first and foremost at the threshold, before proceeding to notice, before taking step 2, satisfy themselves that a PIL is what it stands for, public interest litigation. Not publicity interest litigation, not paisa vasool litigation, not private interest litigation. Notice is not automatic and should never be automatic in PILs. Do you know who has filed this petition? An ill-concealed, camouflaged former Advocate General in an organization called Lawyers' Voice in the former Chief Minister of Madhya Pradesh's regime, Mr. Shivraj Singh Chauhan. I am not speaking about the individual. I am saying these are inbuilt safeguards for the courts to obey, for the courts to follow, because they are self-protective. Otherwise, the courts will be misused. And to date, we do not have the content or the actual speech. We would like to see it in detail. We will reply, and we will fearlessly, boldly and firmly give a befitting reply in court and ask for it to be dismissed with exemplary costs. This is the height of discrimination, bias, non-level playing field, which I have never ever seen, that 39 people are dead here. Not a single FIR except for people opposed to the government, and not a single FIR against the great names of the government we all know now as children and as adults. The Kapil Mishras, the Pravesh Sharmas, the Anurag Thakurs, the Sangeet Soms, the Chinmayanands, the Giriraj Singhs. Thank you.
I would like him to arrest all of us, including those sitting on this podium, because we are speaking peacefully in a democratic country against what we believe is a wrong move. I am saying it right now and daring anyone to arrest me. NRC is wrong. If you think that is sedition, if you think that is anti-national, if you think that is provocation and incitement, I think it is a matter of shame if we have to live in a country where this free speech without violence, peaceful protest without violence is so treated. मैं समझता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य होगा जब वो दिन आएगा कि मैं और आप लोग सब यहां जो बैठे हैं इस पोडियम से ये कहते हैं कि मैं शांतिपूर्वक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक तौर तरीके से स्पष्ट कहता हूं और मैं दोहरा रहा हूं यहां बैठ के आपके सामने कि हमारे अनुसार एनआरसी असंवैधानिक है, गलत है, नहीं होना चाहिए, देश को विभाजित, मतभेद मनभेद करता है। अगर आप में हिम्मत है और अगर आपकी समझ है इस देश के कानून की कि मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं, असंवैधानिक काम कर रहा हूं, मैं किसी को उज्ज्वलित कर रहा हूं राष्ट्र विरोधी काम करने के लिए, तो आपको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो देश के लिए शर्म का दिन होगा जब इस प्रकार के कानून का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। थैंक यू। मैंने तो पूरा जवाब, पूरा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के बारे में है। आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्ले कर दीजिए। अभी वापस एनपीआर और इसकी बात नहीं हो रही। आज हमको एनपीआर से कोई आपत्ति नहीं है। एनपीआर दशकों पुराना है, सिटीजनशिप एक्ट भी दशकों पुराना है। क्या ये पूरा विवाद एनपीआर का है? क्या हमारे वक्त वो 3 प्रश्न थे जो अब हैं वो कहां से आए? आसमान से गिरे या बिजली से गिरे? और ये 3 प्रश्नों का संबंध एनआरसी से है कि नहीं है? और एनआरसी हमारे वक्त थी कि नहीं? अरे आपके वक्त भी थी कि नहीं? सिवाय पिछले 6 महीने 1 साल में सिर्फ आसाम में थी। और क्या एनआरसी और एनपीआर शुतुरमुर्ग की तरह संबंधित नहीं है? अगर आप शुतुरमुर्ग बनना चाहते हैं तो बनिए, मैं क्या कर सकता हूं। हम एनपीआर की बात सिर्फ एनआरसी के संदर्भ में कर रहे हैं, नए प्रश्नों के संदर्भ में कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे संविधान और कानून तो मैं क्या कर सकता हूं। धन्यवाद।